हेलो स्टूडेंट्स, गतिकी के सवालों की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क नंबर 3, 4 और 5 डिस्कस कर लिए थे। आज होमवर्क नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क नंबर 6 जो है ये बिल्कुल एकदम मिक्स सवाल जो हम अभी तक पढ़ के आए हुए हैं उन सवालों को मिक्स करके मैंने बनाया है और आपको ये सवाल पहले हल करने हैं और फिर हल करने के बाद आपको देखना है कि मैं किस प्रकार से इनको हल कर रहा हूं और सोल्यूशन देख के जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये आदत डालनी है आगे के होमवर्क्स के लिए भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क नंबर 6। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कण P व Q विराम से प्रारंभ होकर समान समय के लिए सीधी रेखा में गतिमान हैं। कुल समय के आधे समय तक कण P का त्वरण x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और बाकी आधे समय के लिए त्वरण 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कण Q का त्वरण कुल समय के आधे समय तक 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा बाकी आधे समय के लिए x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कौन सा कण अधिक दूरी तय करेगा? तो ये देखने में तो हमें बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हौच पौच कर दिया इन्होंने डिटेल को, लेकिन ये बहुत ही आसान सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ठीक से पढ़ते हो इस क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा कि दो कण P व Q विराम से प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोनों कण P व Q विराम से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको कि P यहां से और Q यहां से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, P यहां से और Q यहां से प्रारंभ हुआ है विराम से, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग भी 0 है और इसका प्रारंभिक वेग भी 0 है। दोनों का प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। ठीक है, चलो ये हमें पता चल गई। एक सीधी रेखा में गतिमान है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगे। ये मान लेते हैं हम, ये बिल्कुल सीधी रेखा है। ठीक है, ये सीधी रेखा है, बिल्कुल हम मान लेते हैं इसको। और आधे समय के लिए कण P का त्वरण x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब जितने समय के लिए चला है उतने समय में आधे समय के लिए, मान लो t समय के लिए चला है तो t समय में आधे समय के लिए, यानी कि मान लेता हूं t/2, ये t/2 समय के लिए इसका जो त्वरण है वो कितना है? x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और 2x और बाकी आधे समय के लिए, यानी कि बाकी जो आधे समय बचा है उसके लिए 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अगर Q की बात करते हैं तो Q के लिए क्या कह रहा है? कण Q का त्वरण कुल समय के से आधे समय तक 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा बाकी आधे समय के लिए तक x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कौन सा कण अधिक दूरी तय करेगा ये हमें बताना है। तो हम बता देते हैं इसके अंदर। तो इसका जो आधा समय है, इसका आधा समय है, आधे समय तक ये कितना चलने वाला है? ये यहाँ तक मान लेते हैं इतनी दूरी तय करेगा। कितने से कितने त्वरण से? 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। और बाकी आधे समय के लिए कितना करेगा? बाकी आधे समय के लिए चलेगा x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के लिए। अब दोनों कुछ कुछ दूरी चलेंगे, दोनों में से जितनी ज्यादा दूरी चलेगा वो हमें बतानी होगी। ठीक है, अब दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये दूरी जो है, मान लो इसको मान लेता हूं मैं पॉइंट A या A और ये जहां तक जाएगा वो B। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं C और जहां तक जाएगा वो D। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं। तो P और A की दूरी निकालने के लिए, PA दूरी निकालने के लिए तो हमारे लिए बहुत आसान चीज है। PA दूरी जो होगी वो हाफ x इंटू t/2 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी दूसरे समीकरण से, क्योंकि x जो है वो नियत है। ठीक है, और ये निकालने के लिए या AB दूरी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? AB दूरी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहां पर कितना वेग है। A से जब कण निकल रहा है तो A पर उसका कितना वेग हो गया है ये हमें पता करना पड़ेगा यहां पर। चलो, तो किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं? आप देखो, पहले हम लिख लेते हैं कि AB दूरी कितनी है, ये PA दूरी कितनी है। तो PA दूरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? SPA, इसको ऐसे लिखेंगे SPA बराबर UT/2 प्लस हाफ इंटू A इंटू t/2 का होल स्क्वायर। तो U तो क्या है हमारे पास? 0 है, तो लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, प्लस हाफ A इंटू t/2 का होल स्क्वायर। अब A का मान भी मैंने अभी नहीं रखा है क्योंकि U 0 है, इसलिए यहां से पूरा का पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो PA दूरी कितनी आएगी? हाफ A। अब A की जगह पे क्या रख देंगे हम? x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हाफ x और t²/4। ये मिल जाएगा मुझे, कितना मिल जाएगा? xt²/8, xt²/8। ठीक है, ये बात हुई इस दूरी की। अच्छा, बात करते हैं दूरी AB की। दूरी AB की बात करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहां से A से निकलते समय वेग कितना है। तो A से निकलते समय वेग निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं बोलूंगा V जो है वो U प्लस AT के बराबर होता है। ये दूसरे समीकरण से मुझे पता चल गया था, पहले समीकरण से पता चल गया था जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो मुझे V निकालना है, तो V निकालने के लिए U तो 0 है और A का मान क्या है? x और T का मान क्या है? t/2। तो V कितना आ जाएगा यहां से? xt/2। V कितना आ जाएगा? xt/2। ये हम काम में लेंगे। ठीक है, यहां से V कितना आ गया है? xt/2। अच्छा,
अब ये इस वाले बिंदु के लिए, ए बिंदु के लिए प्रारंभिक वेग हो गया है, और जितनी दूरी चलेगा वो हम इस प्रारंभिक वेग को लिख के निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका त्वरण बदला था, इसलिए हमें यहाँ की वेग, यहाँ का जो प्रारंभिक वेग है वो पता करना जरूरी था। अब हम लिख सकते हैं जो ए बी दूरी होगी वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर होगी। ये तो मैंने समीकरण लिख दिया। अब u कितना है, यहां से u कितना आया था, xt बटे 2, xt बाय 2, और t का मान क्या है, t बटे 2, आधे समय के लिए चला है ना, तो t बटे 2 लेंगे, प्लस हाफ a कितना है 2x, और t स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, t बटे 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी आ गई। तो इसको अगर हल कर लेते हैं तो कितना आने वाला है, यहां से कितना आने वाला है, अगर हल कर लेते हैं तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। xt, इसको देखोगे तो xt स्क्वायर बाय 4 बनेगा, यहां से पहला पद xt स्क्वायर बाय 4 बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, xt स्क्वायर बाय 4 बनेगा, ये भी xt स्क्वायर बाय 4 ही बनेगा। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, ए बी दूरी कितनी आ गई, xt स्क्वायर बाय 2, xt स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब कुल दूरी चाहिए मुझे, P से B तक जाइए, तो टोटल दूरी PB कितनी हो जाएगी, SPB कितनी होगी, SPA प्लस SAB, SPA प्लस SAB। तो SPA कितना होगा, देखना SPA कितना होगा, इसको और इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, xt स्क्वायर बाय 8 प्लस 4xt स्क्वायर बाय 8, तो ये इतना हो जाएगा 5xt स्क्वायर बाय 8, 5xt स्क्वायर बाय 8। ये इतनी इसकी दूरी आ चुकी है हमारे पास, SPB पता चल गया है कितना है, 5xt स्क्वायर बाय 8 है हमारे पास ये दूरी। अब हम बात करनी है दूसरे कण की, तो इसको हम आगे बना लेते हैं और दूसरे कण पे चर्चा करते हैं। तो किस प्रकार से चला था Q, ऐसे चल रहा था, Q यहां से शुरू हुआ था, ठीक है, आधे समय के लिए, t/2 समय के लिए कितने, ये इसको मैं मानूं c और इसको मान लेता हूं जहां तक जा रहा है d, ठीक है। आधे समय के लिए कितना चला है, 2x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और बाकी आधे समय के लिए कितना चला है, x मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये चला है यहां से। और क्या दिया हुआ है मुझे कि प्रारंभिक वेग जो है वो उसका 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। हम बात करते हैं अब एक एक करके दूरियों की। तो QC दूरी, SQC कितना होगा, SQC किसके बराबर आएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम फॉर्मूला यहां पर लगाने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं तो ut तो 0 हो जाएगा। ut 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि u 0 है, इसलिए ut 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ a की जगह पर क्या आ जाएगा 2x, और t की जगह पे क्या लिखूं, t/2, क्योंकि आधे समय की हम बात कर रहे हैं। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, xt स्क्वायर बाय 4 मुझे यहां से दूरी मिल गई है, xt स्क्वायर बाय 4 मुझे यहां से दूरी मिल गई है, किसकी, QC की। अब मुझे बात करनी है CD की, अब मुझे CD की बात करनी है। तो CD की बात करने के लिए, CD दूरी निकालने के लिए मुझे यहां पर इस C पर वेग पता होना चाहिए। इस C पर वेग मान लेता हूं मैं v', कितना है v', तो v' कितने बोलते हैं हम, v' बोलेंगे, v' जो होगा वो u प्लस AT के बराबर होगा, ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं, तो v' कितना होगा निकालना है, और u कितना है 0 है, a कितना है शुरू में 2x है, और t कितना है t/2 है। यहां से v' कितना आ गया मेरे पास, xt, कितना आ गया xt, 2 से 2 कट जाएगा तो xt मिल जाएगा मुझे यहां से। अच्छा, अब मुझे बात करनी है दूरी SQC की, SQC दूरी की, QC की तो बात कर ली है, हमें बात करनी है दूरी CD की, SCD की, ठीक है। तो SCD की अगर बात करता हूं तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर ut और हाफ AT स्क्वायर है तो u कितना है, u यहां पर जो u है वो कौन सा है, जो c से निकल रहा है। जब c से निकला है तो उस समय कितना वेग है, उसको अब हम प्रारंभिक वेग मानेंगे CD के लिए। तो CD के लिए प्रारंभिक वेग कितना है v', और v' का मान कितना था xt, तो यहां पे लिखो xt, और टाइम कितना लगेगा अब t/2, आधे समय के लिए चलेगा तो t/2 प्लस हाफ a की जगह पर क्या लिखूं, अब कितना वेग है CD में x, और समय कितना है t/2 का स्क्वायर। तो ये हमें पता चल जाएगा। यहां से कितना मिलने वाला, देखो xt स्क्वायर बाय 2 प्लस xt स्क्वायर बाय 8, xt स्क्वायर बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर करोगे तो आप ये 5xt स्क्वायर बाय 8 आपको यहां से मिल जाएगा, 5xt स्क्वायर बाय 8 यहां से मिल गया आपको, और xt स्क्वायर बाय 4 भी यहां से है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, SQD की अगर बात करता हूं तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होगा, 2xt स्क्वायर बाय 8 प्लस 7xt स्क्वायर बाय 8, ये आ जाएगा 7xt स्क्वायर बाय 8। ये दूरी हुई Q कण की। Q कण ने जितनी दूरी चली वो कितनी हुई, 7xt स्क्वायर बाय 8, और पीछे चलो प्रीवियस दिखाओ,
ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। या और किसने पी कण ने कितनी दूरी चली थी 5xt²/8। तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो कि दूरी जिसने ज्यादा चली है वो कौन सा कण है, क्यू कण है। क्यू कण ने जो दूरी है वो ज्यादा चली है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर ऊंचाई की मीनार से एक गेंद को ऊपर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करने के 2 सेकंड बाद दूसरी गेंद बी को समान चाल से नीचे की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है। ए तथा बी दोनों के समान, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये हमको चेक करने हैं। क्या क्या दिया है हमें, 200 मीटर की ऊंचाई से 200 मीटर की एक मीनार ले ली हमने, ठीक है। ये 200 मीटर की हम एक मीनार बना लेते हैं, 200 मीटर की मीनार, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। ओके ओके, एक गेंद को ऊपर की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड, यहां से इसने 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको ऊपर की तरफ फेंका है, बिल्कुल अच्छी बात है, फेंक सकते हैं। प्रक्षेपित करने 2 सेकंड बाद दूसरी गेंद बी को समान चाल से नीचे की तरफ प्रक्षेपित किया है। समान चाल से नीचे की तरफ कितने से प्रक्षेपित किया है, 2 सेकंड के बाद। एक काम करते हैं, हम बिल्डिंग 2 बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग बना लेते हैं। क्या दिया है हमें, 200 मीटर की मीनार है, ठीक है, एक ही मीनार है ये, जिसको मैं 2 बार बना रहा हूं। तो 200 मीटर की मीनार है यहां से और यहां से, ठीक है। और ये भी 200 मीटर की मीनार है यहां से और यहां से, ठीक है। एक गेंद को आपने ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है 10 मीटर प्रति सेकंड से, और दूसरी गेंद को आपने नीचे की ओर प्रक्षेपित किया है, ठीक है। कितने से किया है, कितने से किया है देख लेते हैं। नीचे की ओर समान चाल से नीचे की तरफ प्रक्षेपित किया है, ठीक है। इसको समान चाल से हमने प्रक्षेपित किया है नीचे की ओर, तो क्या मिलेगा हमें, नीचे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। और हमें बताना क्या है इसके अंदर, हमें बताना है इसमें ए तथा बी दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं, दोनों गेंद बी के टकराने से 2 सेकंड पश्चात तेजी से टकराती हैं, दोनों गेंद समान वेग से जमीन से टकराती हैं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं मुझे, तो दोनों ए तथा बी दोनों साथ जमीन पर पहुंचती हैं, ये बताना है अगर साथ जमीन पर पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी। तो साथ जमीन पर पहुंचने का क्या होगा इसके अंदर। अब आप देखो, दूसरी गेंद को 2 सेकंड के बाद प्रक्षेपित किया गया, दूसरी गेंद को 2 सेकंड के बाद प्रक्षेपित किया गया है, ऐसा हमें पता है। अगर दूसरी गेंद को 2 सेकंड के बाद प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो गेंद यहां 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकी थी, 10 मीटर की चाल से ऊपर फेंकी थी, अगर वो 2 सेकंड के लिए ये ऊपर वाला कवर कर रही है, 2 सेकंड के लिए ऊपर वाले, ऊपर जितना ऊपर जाके नीचे आ रही है, अगर वो 2 सेकंड में कवर करती है वो, तो ये दोनों नीचे समान चाल से पहुंचेंगी, समान समय पहुंचेंगी, दोनों समान समय में नीचे टकराएंगी। तो हम देख लेते हैं कि इसको ऊपर से वापस आने के अंदर कितना समय लग रहा है। तो इसको ऊपर से वापस आने में समय लगेगा 2u/g, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर गेंद को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो वो कितनी देर हवा में रहेगी, वो 2u/g से दिया जाता है। और हवा में रहने का मतलब यह है कि जब हम जमीन से फेंकते हैं तो जमीन से ऊपर फेंककर वापस नीचे आने का समय कितना होता है, 2u/g। अगर मैं इस तल से फेंक रहा हूं, इसको मान लेता हूं कि ये हमारा एक क्षैतिज लाइन हमने ले ली यहां पर, इसी लाइन की बात करते हैं, तो इस लाइन से ऊपर जाके वापस नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा, वो होगा 2u/g। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10/10, 10/10। इसको देख सकते हो कि आप ये 2 सेकंड का समय है, ये 2 सेकंड का समय है। तो इस 2 सेकंड के समय में ये गेंद ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, और स्थिति वापस इसकी ऐसी होगी कि इसको 10 मीटर प्रति सेकंड से नीचे की तरफ फेंका गया है, यहां पर इसका वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये दोनों गेंदें समान हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। ऐसा हो जाएगा कि दोनों गेंदों को एक साथ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की तरफ फेंका गया है। तो जब एक समान वेग से फेंकोगे तो समान टाइम में ही नीचे पहुंचेंगी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। दोनों गेंद बी के टकराने के बाद, दो तो गलत होगी अगर ए सही है, तो दोनों गेंद समान वेग से जमीन से टकराती है, समान वेग से टकराएंगी, समान वेग से टकराएंगी या नहीं टकराएंगी वो देख लेते हैं हम। तो क्या बोलते हैं, v² जो होता है वो u² + 2as के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो तो v² जो होगा, मैं अगर साइन के साथ रख देता हूं तो -u, इसमें तो लूंगा प्लस u² -2g, g को मैंने माइनस रखा और h को भी मैं माइनस लूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये +2gh के बराबर हो जाएगा, 2 माइनस मिलके एक प्लस बना लेंगे, तो v² जो होगा वो u² + 2gh के बराबर आ जाएगा।
वी स्क्वायर जो होगा वो यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं नीचे की ओर प्रक्षेपित किया है मैंने, तो नीचे की ओर प्रक्षेपित करने के लिए बोलूंगा वी स्क्वायर जो है वो माइनस यू स्क्वायर, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि अब मैं नीचे की ओर प्रक्षेपित किया है तो माइनस यू लिया है, प्लस 2g की जगह माइनस जी और h की जगह भी माइनस h अगर रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो आप देखोगे दोनों ही केस के अंदर जो v आ रहा है, अगर इसको मैं मान लेता हूं v और इसको v डैश मान लेता हूं, तो v और v डैश जो है वो दोनों ही केस में बराबर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे ख्याल से इसमें भी सही होगा। अगर दोनों ये ऊपर सही हो गए तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण सरल रेखीय पथ पर नियत त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है, 10 सेकंड पश्चात इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी हमको बताना है। क्या बताएंगे हम इसके अंदर, कैसे बता सकते हैं? देखो जरा क्वेश्चन में जो डेटा दिया है पहले उसको समझो और उसको लिखो। क्या लिख सकते हो क्या आप इसमें अंदर? अच्छा, क्या लिखे हम? एक कण सरल रेखीय पथ पर नियत त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये चल रहा है, या लिख लो इसको, ठीक है। 10 सेकंड के लिए चला तो क्या हुआ, जब 10 सेकंड के लिए चला तो क्या हुआ, इसकी चाल कितनी हो गई, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई भाई, ठीक है। तो इस अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इस अंतराल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी हमें निकालना है। तो इसको निकालना कौन सी मुश्किल बात है, बहुत आसान है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। आप क्या बोलोगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब आपसे दिक्कत यह है कि आपके पास u नहीं है, आपके पास u नहीं है, तो u निकालने का तरीका आपको पता है। अगर आपको बोला है कि v जो है वो u प्लस 80 के बराबर है, तो यहां पर v का मान आपको 5 दिया है, u का मान आपको निकालना है, a का मान आपको 1 दिया है और t का मान आपको 10 दिया है, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 यानी कि -5 मीटर प्रति सेकंड, -5 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा आपका u। अगर आपको u मिल गया है यहां से तो क्या होगा, s बराबर -5 इंटू कितने समय के लिए चला है, 10 प्लस हाफ a कितना होगा, a कितना है 1 और t स्क्वायर फिर से 10 का स्क्वायर, 10 सेकंड के लिए चला है ना, तो s बराबर कितना आ जाएगा, -50 प्लस 50, ठीक है। कितना आ गया, 0। कितनी दूरी चली इसने, 0। कितनी दूरी चली इसने, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई कण चल रहा है तो उसकी दूरी 0 हो, ठीक है। दूरी तभी 0 हो सकती है जब वो रुका हुआ हो, ठीक है। रुका हुआ कण ही 0 मीटर की दूरी, 0 किलोमीटर की दूरी चल सकता है। अगर कोई कण चला तो दूरी तो तय करेगा ही तरह, इसका विस्थापन 0 हो सकता था लेकिन इसकी दूरी 0 नहीं हो सकती। तो एक क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर छोटा सा एक हिडन कंसेप्ट है और उसको हम आज यहीं पर ही सीखेंगे। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है, हम फिर से डेटा लिख लेते हैं, a t और v हमें दिया हुआ है। a दिया है मुझे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t दिया है मुझे 10 सेकंड और v दिया है मुझे 5 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड बाद जो वेग हो जाता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि u आपने निकाला, तो u कितना आया था आपका, u आया था -5 मीटर प्रति सेकंड। इस माइनस का मतलब क्या है, जो माइनस आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई कण यहां से चलना शुरू करता है, मान लेते हैं कि मूल बिंदु को मान लेते हैं हम, यहां से चलना शुरू करता है, तो माइनस का मतलब यह है, हम मानते हैं कि इधर वाला डायरेक्शन जो प्लस x में डायरेक्शन है उसको प्लस लेते हैं और माइनस x में डायरेक्शन है उसको माइनस लेते हैं, सामान्यतः हम यही मान के चलते हैं। तो अभी ये जो कण है वो इस तरफ जा रहा है -5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। और इसका जो त्वरण है वो कुछ इस तरफ है, प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा हूं। तो अभी इसका जो कण है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जब वेग और त्वरण की जो दिशा होती है विपरीत होती है, तो कण जो होता है वो कुछ देर बाद जाके रुकता है, ये चीज हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कण यहां आगे जा रहा है, तो इस त्वरण की वजह से, जो कि इसकी विपरीत दिशा में है, ये कण रुकेगा और घूम के वापस आएगा। तो हमें वो क्षण पता करना पड़ेगा जब ये रुका, बहुत तात्क्षणिक रूप से रुकेगा, और उस क्षण के लिए जब ये रुकेगा मुझे वो क्षण चाहिए होगा। तो वो क्षण निकालने के लिए क्या करें, वो क्षण निकालने के लिए हम वो t का मान निकालेंगे जब इसका वेग 0 हो गया हो। जब इसका वेग 0 हो गया हो, मैं मान लेता हूं कुछ यहां पर पहुंचने के बाद इसका वेग 0 हो गया है, जिसको मैं लिख लेता हूं क्या, यहां पर इसका वेग जो है 0 हो गया है, ठीक है। अब u का मान मुझे पता चल गया। अब ये v का मान अगर 0 मान लूं तो t निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लिख सकता हूं v जो है वो u प्लस 80 के बराबर है, v जो है वो u प्लस 80 के बराबर होता है, ठीक है। v मेरा 0 हो चुका है, u का मान मेरे पास -5 आया था, a का मान अभी भी 1 है और t का मान मुझे निकालना है। तो t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड पर जो है
इसका मान 0 हुआ होगा, इसका मान 0 हुआ होगा, मतलब ये यहां पर यहां तक गया होगा, फिर घूमकर वापस आया होगा, ये यहां तक गया होगा और फिर घूमकर वापस आया होगा। तो मुझे अब दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहां से यहां तक 5 सेकंड के अंदर जो दूरी चली वो निकालनी पड़ेगी, और फिर बचे हुए समय में जो दूरी चली वो निकालनी पड़ेगी, जो कि प्लस x की तरफ चलेगा। ठीक है, आशा कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ में आ रहा है तो हम पहले ये दूरी निकाल लें। ये दूरी निकालना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं इसको s मान लेता हूं, s1 मान लेता हूं इस दूरी को, अगर मैं इस दूरी को s1 मान लेता हूं तो s1 दूरी कितनी होगी, s1 दूरी निकालने के लिए कोई खास फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होगी। यहां पर आप मान रख सकते हो s1 का मान रखोगे, u कितना है मेरे पास देख सकते हो वहां से आप, क्या -5u है, और t कितना है, t अब कितना लूंगा मैं 5 क्यों लिया, क्यों मुझे इस 5 सेकंड के लिए चली हुई दूरी का पता करना है। तो 1 प्लस हाफ a की जगह पे 1 और t की जगह पे 5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। तो s1 जो होगा वो -25, यहां से -25 और प्लस 12.5 यहां से मुझे मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -12.5 -12.5 मीटर आ जाएगा मेरे पास। ये कितनी दूरी चली, माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में चल रहा है इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको यहां पर अभी रख लेते हैं कि 12.5 मीटर ये चला है, लेकिन नेगेटिव में चला है, हमें दूरी निकालनी है तो हम इसको प्लस 12.5 लेकर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जब ये घूम कर आया। अब ये घूम कर आया तो क्या होगा, अब जैसे ही यहां से ये घूमा, जैसे यहां से घूमा कि 5वें सेकंड से जस्ट आगे बढ़ के 5.00000000000000000001 सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो उस समय अब इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग अब 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। और अब दूरी निकालने के लिए जिसको मैं बोलता हूं s2 होगी, वो s2 का फॉर्मूला क्या लगेगा, s2 का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब प्रारंभिक वेग 0 हो चुका है तो ये 0 हो जाएगा, और s2 का मान आएगा, कितना आएगा, हाफ a कितना है, 1 है, और t कितना है, 5 है। अब बचे हुए टाइम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो बचा हुआ टाइम कितना है, 10 - 5 यानी कि 5 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 5 हमने लिख दिया, और कितना आ गया, ये भी 12.5 मीटर आ गया। ठीक है, 12.5 मीटर इस तरफ चला है, 12.5 मीटर पहले चला था। टोटल दूरी जो तय करी इसने कितनी आ गई है, वो आ गई है आपकी कितनी आ गई है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 25 मीटर। 25 मीटर ऑप्शन नंबर है हमारा, 25 मीटर ऑप्शन नंबर है बी। ये हुआ हमारा सवाल। ठीक है, ये एक बहुत मजेदार सवाल था, जिसमें अगर आप मान लो आपको 0 मीटर दिया होता, वैसे मैं आशा कर रहा हूं कि आप इतना सीख चुके हो कि 0 मीटर तो आंसर नहीं लगाते। अगर कोई कण चल रहा है तो वो 0 मीटर तो नहीं चलेगा, या आपके दिमाग में बत्ती जल जाती। ठीक है, लेकिन इसको करते कैसे आप, तो वो समझाने के लिए, वो कंसेप्ट बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इसके अंदर रखा है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते, क्वेश्चन से समझ सकते हो कि कण अगर अमंदन हो रहा है किसी कण के अंदर, तो वो थोड़ी दूर पर जाके रुकेगा, और उसकी जो तात्क्षणिक वेग है, उसका जो तात्क्षणिक वेग है वो 0 होगा, और वो घूम कर वापस आएगा। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपसे मैं आशा कर रहा हूं कि इसको आप अच्छे से सीखोगे। ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। एक कण सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, बिल्कुल नियत त्वरण से गति कर रहा है। 10वें सेकंड के अंत में इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 10वें सेकंड में ये 10 मीटर दूरी तय करता है, तो कण का त्वरण क्या होगा, ये हमको पता करना है। देखो क्या क्या वैल्यू दिया है, पहले वो रखते हैं। सरल रेखा में गति कर रहा है, बिल्कुल सरल रेखा में नियत त्वरण से कर रहा है, तो त्वरण हमारे पास नियत है, हम लिख लेते हैं a बराबर a है हमारे पास। ठीक है, और गति कर रहा है 10वें सेकंड के अंत में, t बराबर 10 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड। जब ये 10 सेकंड के लिए चल गया तो इसका जो v हो गया, इसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। और 10वें सेकंड में 10 मीटर दूरी चलता है, 10वें सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 10 मीटर के बराबर। ये पूरा हमें डेटा दिया हुआ है, ये सब चीजें हमें गिवन है। अच्छा, तो कण का त्वरण कितना होगा हमें पता करना है। तो फॉर्मूले तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आप कर लो इसको, अपने आप ही कर सकते हो। आप क्या क्या लगाओगे फॉर्मूला, आप बोलोगे v जो है वो u प्लस एटी के बराबर है, v जो है वो u प्लस एटी के बराबर है। अगर v जो है u प्लस एटी के बराबर है तो v को हम क्या रखेंगे, 10, और u का मान मुझे चाहिए होगा इसके अंदर, और a का मान मुझे नहीं दिया हुआ है, और t का मान मुझे कितना दिया है, t तो 10 सेकंड है, v 20 सेकंड है, v 20 है, तो v तो 20 है, और a इंटू 10, तो कितने क्या बन गया मेरे पास, u प्लस 10a बराबर 20, u प्लस 10a बराबर 20। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बन गई है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a बटे 2 इंटू 2n माइनस 1, n की जगह पे 10 रख दिया, तो u प्लस कितना बचेगा, 20 माइनस 1 19, 19 बटे 19 a बटे 2,
19a बटे 2 हो जाएगा हमारे पास 9.5a। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, जहां पे ये 10 के बराबर है। मेरे पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं, तो मैं दोनों इक्वेशन को यूज करके निकाल सकता हूं। यहां पर लिख लो u प्लस 10a बराबर किसके आया 20 के। इसको आप हल कर लो, इसको आप हल कर लो। तो u से u तो आप हटा दो, काट दो, कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, हटा दो इसको। कितना बचेगा यहाँ से -10 बराबर कितना 0.5a -0.5a। तो a कितना आ गया यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे पास a यहाँ पर मिल गया है। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलो आगे चलते हैं। एक कण को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता है, बिल्कुल फेंक देते हैं हम इसको। ये हवा का नियत प्रतिरोधी बल महसूस करता है, जो कि कण के वेग की दिशा में विपरीत 2 मीटर प्रति सेकंड मंदन उत्पन्न कर सकता है। जाने का समय और आने का समय का अनुपात क्या होगा? अच्छा, अब इस सवाल में क्या पूछा है, पहले सवाल को समझते हैं। हमने अभी तक जो भी सवाल किए थे, जो भी हमने एग्जाम्पल देखे थे गुरुत्व के अधीन गति में, उसमें मैंने आपको बार बार यही कहा था कि हम यहाँ पर हवा का कोई प्रतिरोध नहीं मान रहे हैं, कोई भी हवा का प्रतिरोध नहीं मान रहे हैं, किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं है इसके ऊपर। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि अब हवा का प्रतिरोध लग रहा है और नियत 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से लग रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब क्या होगा, अब कैसी कंडीशन होगी? पहले आपको समझनी ये चीज पड़ेगी कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। अगर मैं चल रहा हूं किसी भी दिशा में मैं चल रहा हूं, तो जो ये प्रतिरोधी बल है ये मेरे पर प्रतिरोध ही लगाएगा हमेशा। मेरी जो गति है मुझे उस गति को कम करने की कोशिश करेगा, तो ये मुझे मंदन ही देगा, ठीक है। मंदन देगा मतलब क्या है कि अगर मैं किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो हवा जो है उसको ऊपर आने से रोकेगी, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे वो गेंद आएगी तो हवा जो है उसको ऊपर से नीचे आने में रोकेगी। इस बात का मतलब ये होता है कि ये प्रतिरोधी बल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो नियत त्वरण है गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और मेरे पास ये प्रतिरोधी बल भी आ जाएगा, प्रतिरोधी त्वरण भी आ जाएगा, तो अब जो त्वरण होगा मेरे पास, उसके कुल मान पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसको हम देखते हैं कि एक कण जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, हमने कहां से फेंका है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो इसको कण को बना लेते हैं हम, ये हमारा कण है, इसको हमने नीचे से ऊपर फेंका है। अगर नीचे से ऊपर फेंका है तो इसके ऊपर जी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे लगी रहा होगा अभी भी, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जी नीचे लगी रहा होगा इसके ऊपर भी। अब ये क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण भी आएगा। तो इसके ऊपर कुल त्वरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर कुल त्वरण हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं जब ये कण ऊपर से नीचे आएगा घूमकर, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो अभी इसके ऊपर जी जो है वो अभी भी नीचे लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब ए जो है वो प्रतिरोधी है, तो अब ए जो है वो ऊपर की तरफ लगना शुरू कर देगा। अभी भी रोकेगा ना, और रोकने का कैसे है कि ऊपर की तरफ लगे, जिस दिशा में वो गति कर रहा है उससे विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभी होगा। तो हमारे पास अब जो ए कितना आ जाएगा, कुल ए कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ए डैश लिख देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां पर कितना आया 12 और यहां पर कितना आया 8। अच्छा, अब क्या पता करना है भाई, हमें पता करना है कि जाने का समय और आने का समय में कितना अनुपात होगा। तो पहले इसका समय निकालना है और फिर इसका समय निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कह सकते हो कि जाने का समय वो होगा जो अधिकतम ऊंचाई पे चला जाए। अधिकतम ऊंचाई पे क्या होता है, ये मान लेते हैं हम अधिकतम ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, यहां पर जो v है वो 0 हो जाएगा, v जो है वो 0 हो जाएगा। ये अधिकतम ऊंचाई की खूबसूरती होती है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अच्छा, अगर v 0 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस 80 होता है, v बराबर u प्लस 80 होता है। देखें इससे कुछ हमारा काम बनेगा क्या, तो हम लिख देंगे v जो है वो u हमारे पास नहीं पता है यहाँ पर, कोई बात नहीं, u हम मान लेते हैं कि हमने u वेग से इसको ऊपर फेंका है, हमने मान लिया v वेग से हमने इसको ऊपर फेंका है, और v 0 हो जाएगा और u तो u है ले लिया हमने, और a का मान कितना आ गया 12, और यहाँ से t मुझे मिल गया है। तो यहाँ से u जो होगा वो -12t, माइनस क्यों लेंगे, माइनस इसलिए नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। मुझे इरेजर कहाँ से मिलेगा, ऐसे मिल जाता है क्या, चलो ठीक है। मैं कैसे लिखूंगा इसको, u -12t, -12 क्यों लिया, क्योंकि नीचे की दिशा में है ना, -12 किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ -12t, तो u किसके बराबर आ जाएगा, 12t के बराबर आ जाएगा। u का मान कितना आ गया, 12t के बराबर मेरे पास u का मान आ गया है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे पूर्ण रूप से। अच्छा, समय चाहिए था हमें, समय चाहिए तो हम किस प्रकार समय निकाल सकते हैं, हम मानते हैं कि जिसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो h जो है वो ½ AT² के बराबर है,
हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर ही होगी। हम मान लेते हैं अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h के बराबर। कितनी है, h के बराबर है। और h जो होगी वो कितनी होगी, कितनी ऊंचाई जाएगा, h जो होगी वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। h जो होगा वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। h जो है वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे कितना मिल जाएगा, h, इसको मैं मानता हूं t1। ठीक है, मैं t1 मानता हूं, ऊपर जाने वाले समय को t1, तो यहां पर भी t1 आ जाएगा और इस सब जगह t1 आ जाएगा। और यहां पर मैं u की जगह पे क्या रख देता हूं, 12t। यहां पे क्या रख देता हूं, 12t। तो h कितना आ जाएगा, 12t1 इंटू t1 प्लस 1/2, a की जगह पे -12 और t1 का स्क्वायर, ये मिल गया है मुझे यहां से। ये कितना मिल जाएगा, h जो है कितना आ जाएगा, h जो है कितना आ जाएगा यहां से 12t1 स्क्वायर माइनस 6t1 स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना आ गया, 6t1 स्क्वायर। ये आप अभी संभाल के रख लो। ठीक है, ये हमें मिल गया 61 स्क्वायर। अब बात करते हैं ऊपर से नीचे आने के। तो ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगेगा, ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगेगा, आप जानते हो कि जब ऊपर अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होगा तो अधिकतम ऊंचाई से जैसे ही लौटेगा तब इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, अब उसको हम शून्य मानेंगे क्योंकि शून्य ऊपर शून्य हो चुका है। जैसे ही लौटेगा तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। अब ये नीचे आने वाले जब होगा तो उसका u हम 0 ले लेंगे। और कितनी देर ये लगाएगा नीचे आने के अंदर, ये हमारी जमीन है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसको नीचे आने के अंदर कितना समय लगेगा, t2। कितना समय लगेगा, t2 समय लगेगा। अभी भी इसको जो हाइट चलनी है, जो इसको दूरी तय करनी है, जो इसकी ऊंचाई है, वो अभी भी h ही है। और यहां से h किसके बराबर आ सकता है वो हम निकालते हैं। h जो होगा वो यहां से किसके बराबर आएगा, ut2 प्लस हाफ at2 का स्क्वायर। a डैश लिख लो क्योंकि a डैश आएगा वहां पे। तो h किसके बराबर आएगा, ut2। u तो 0 है, अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य हो चुका है। हाफ a डैश की जगह पे क्या लिखूं, a डैश की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहां से अब कितना वेग बचा इसके बाद 8, और नीचे की दिशा में है इसलिए -8 और t2 की जगह पे क्या लिखूं, t2 की जगह पे क्या लिखूंगा, t2 की जगह पे t2 लिखूंगा कि मुझे t2 चाहिए, t2 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो माइनस आ रहा है, गड़बड़ की हमने। यहाँ पे क्या गड़बड़ की, यहाँ पे -h लेना पड़ेगा। हमें -h क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां से हम फेंकते हैं उसको मूल बिंदु मानते हैं। तो अब क्योंकि हम इसको बिल्कुल अलग केस मान के कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि हमने यहां से इसको फेंका है। ठीक है, यहां से फेंका है तो हमारा h कितना हो जाएगा, अब 4t स्क्वायर। कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, 4t2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे अगर रख देता हूं, मुझे यहां से क्या मिल जाने वाला है, यहां से मिल जाने वाला है h 4t2 स्क्वायर बराबर 6t1 स्क्वायर। 4t2 स्क्वायर बराबर 6t1 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको t1 बटे t2 चाहिए, ऊपर जाने का समय बटे नीचे आने समय का अनुपात। तो t1 बटे t2 कितना हो जाएगा, 6 बटे t1 ले गया मैं इसको, तो 4 बटे 6 यानी कि 2 बटे 3। उसका स्क्वायर हटाओगे तो √2 बटे √3, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा जवाब होगा। थोड़ा हौच-पौच लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल, थोड़ा सा लेंदी हो गया है सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, इधर से पढ़ लेता हूं। नियत त्वरण -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के सरल रेखा के अनुदिश गतिमान एक कण किसी क्षण रेखा पर स्थित बिंदु A से 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। उस क्षण के पश्चात 5 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमें बताना है कि एक कण है जो नियत -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। हम लिख लेते हैं पहले इसको कि A जो दिया है इसके अंदर वो कितना दिया है, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और क्या बोल रहा है कि एक कण किसी क्षण रेखा पर बिंदु A से 8 मीटर, ये ऐसे चल रहा है कण। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है, चलो है। और किसी क्षण पे, किसी भी क्षण पे मान लेते हैं कि इस क्षण पे ये A से गुजरा है। जब A से निकला है तो इसका जो वेग है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। ठीक है, उस क्षण के पश्चात 5 सेकंड में कण के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, और इसका जो त्वरण है वो -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
ठीक है, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है। आपसे पूछा है कि यहां से ए से गुजरने के बाद ये 5 मीटर में कितनी दूरी चल लेगा, ये आपको बताना है। तो सोचो इसके अंदर वेग और त्वरण विपरीत दिशा में है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। अगर वे दोनों विपरीत दिशा में हैं तो हो सकता है कि ये बीच में कहीं रुक रहा हो, 5 सेकंड से पहले ही रुक जाए। ठीक है, अभी जो हमने सवाल किया पहले, इससे पहले तो शायद 2-3 सवाल पहले, वैसा एक सवाल है कि इसमें गति जो है और त्वरण जो है वो विपरीत दिशा में है, और ऐसा हो सकता है कि 5 सेकंड से पहले ही रुक जाए और अपनी दिशा बदल ले। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये 5 सेकंड से पहले कहीं रुक रहा है। तो हम क्या करते हैं, रुकने वाले समय निकालने के लिए हम जो वेग है उसको शून्य करके देखते हैं। शून्य करके देखो तो क्षण 5 सेकंड हमें दिया है, 5 सेकंड में निकालना, हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी हमें निकालना है कि कहीं रुक तो नहीं रहा बीच के अंदर। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे v जो है वो u प्लस ए टी के बराबर होता है, सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास। v को शून्य कर लो, u कितना है आपका, u है आपका, u कितना है 8, a है -4 और t है t। तो t कितना आ गया यहां से 8/4, 2 सेकंड। आप देख सकते हो कि ये 2 सेकंड पे रुकेगा। आप देख सकते हो 2 सेकंड पे रुकेगा, मतलब ये यहां से जब निकल रहा था, ये यहां से जब निकल रहा था तो इस प्रकार से जाएगा, 2 सेकंड चलेगा और फिर वापस घूम के पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पहले 2 सेकंड की दूरी निकालनी पड़ेगी कि 2 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में कितना चला, और फिर 3 सेकंड में कितना चला। मान लेते हैं 3 सेकंड में इतना चला, तो ये निकालनी पड़ेगी। तो टोटल 5 सेकंड में कितना चला मुझे इस प्रकार से पता चलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के मैं नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट फॉर्मूले से मुझे विस्थापन मिलता है। वैसे भी सरल रेखा में हमें ये एक बार देखना पड़ेगा कि अगर सरल रेखा में गति हो रही है और दिशा बदली जा रही है, दिशा बदल रहा है कण, तो भी हमें विस्थापन मिलेगा, हमें दूरी नहीं मिलेगी। दूरी निकालने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें कहीं दिशा तो नहीं बदल रहा है कण, तो इसके अंदर दिशा बदल रहा है, तो हमें पहले 2 सेकंड का निकालना पड़ेगा, फिर 3 सेकंड का निकालना पड़ेगा। तो 2 सेकंड के लिए निकालने के कर दो आप, 2 सेकंड का आप आराम से निकाल सकते हो। तो उसको बोल देते हैं हम S1। S1 किसके बराबर होएगा, ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे u कितना है 8 और t कितना है, 2 सेकंड के हम निकाल रहे हैं, -a, माइनस क्यों लगाया मैंने, 4 की जगह पे यहां पे रख दिया प्लस और अंदर बाहर माइनस कर दिया, और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, S1 कितना हो गया 16 माइनस कितना हो जाएगा यहां से 8 मीटर तो ये चला इस दिशा में। ठीक है, 2 सेकंड में। अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा वो देख लेते हैं। तो 3 सेकंड में चलने के लिए हम बोलेंगे S2 बराबर ut प्लस हाफ AT²। ut प्लस हाफ AT², ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे, ut क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही घूमा है, जिस क्षण पे घूमा है, तब हम प्रारंभिक वेग किसको लेंगे, 0 को प्रारंभिक वेग लेंगे। जो घूमते ही जो वेग होगा उसको हम प्रारंभिक वेग लेंगे। तो घूमते ही इसका वेग क्या है, 0 है। तो S2 कितना हो जाएगा यहां से हाफ AT², तो हाफ इंटू ए कहां है भाई, ए कितना है अब हमारा, ए हो जाएगा 4 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब ये गति की दिशा में ही है, जिस तरफ गति हो रही है उसी दिशा में त्वरण है, तो उसको हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, प्लस ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस समय कोई लेना देना नहीं है। हमें पता करना है कि 4 और इधर कितना लूं, 3 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 गया, 9 दूनी 16, 9 दूनी 18 सॉरी। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 18 प्लस 8 S1 प्लस S2, यानी कि 18 प्लस 8 मीटर, जो कि 26 मीटर के बराबर आ जाएगा हमारा, ये होगा आंसर। 26 मीटर के बराबर हमारा आंसर होगा। अब ये तो एक सब्जेक्टिव सवाल था। ठीक है, अगर इसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल नहीं होता, आपको 4 ऑप्शन दिए होते और 100% इसके अंदर एक ऑप्शन होता, 100% इसके अंदर एक ऑप्शन इसका विस्थापन बता रहा होता, जो कि मेरे ख्याल से कितना था, 26 माइनस 8 18 के बराबर इसका विस्थापन आ जाता, और आप वही लगा देते झट से, तो आपका सवाल जल्द हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गति की विपरीत दिशा में है त्वरण, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो समय दिया हुआ है, इस समय के अंदर कहीं ये बीच में रुक तो नहीं रहा, अपनी दिशा तो नहीं बदल रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक पत्थर को मीनार की छत से फेंका जाता है, जब वह छत से 5 मीटर गिरता है तब दूसरा पत्थर छत से 25 मीटर नीचे स्थित बिंदु पर फेंका जाता है। यदि दोनों पत्थर समान समय में धरातल पर पहुंचते हैं तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमें बताना है। तो क्या करें, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक पत्थर को मीनार की छत से फेंका जाता है जब वह छत से 5 मीटर गिरता है। ठीक है, अब देखो एक पत्थर को फेंका हमने नीचे की तरफ, या नीचे की तरफ हमने इसको फेंक दिया। ठीक है, जब ये 5 मीटर गिर जाता है, जब ये 5 मीटर गिर जाता है, तो इस टाइम पर दीवार कह रहा हूं इससे, मीनार से 25 मीटर की नीचे, 25 मीटर नीचे यहां से एक कण को और फेंका जाता है नीचे की ओर। ठीक है,
और हमें दिया है कि इनका जो समय है नीचे पहुंचने का वो समान है, ठीक है, मतलब समान सा मतलब एक साथ नीचे पहुंच रहे हैं, दोनों कितने समय पहुंच रहे हैं, एक साथ नीचे पहुंच रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसको 5 मीटर चलने में कितना समय लगा, इसको 5 मीटर चलने में कितना समय लगा पहले हम देखते हैं। तो अगर ये u0 से नीचे गिराया मतलब इसको गिराया गया है, तो हम देखते हैं कि जो h है वो हाफ AT स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है, माइनस माइनस लगेगा, साइन बिल्कुल सेट कर देंगे। तो h जो है हाफ AT स्क्वायर बराबर आएगा, h जो है -5 हाफ a कितना है -10 और t स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखोगे कि आपका t जो है वो 1 सेकंड आ गया है, कितना आ गया है, 1 सेकंड का आपके पास यहां पर t आ गया है, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड। और 25 मीटर के नीचे से आपने इसको नीचे गिराया इस मीनार से। अगर आप इस मीनार की ऊंचाई h मान लेते हो, h मान लेते हो, तो ये जो कण है, जो नीचे वाला कण है, इसको 25 मीटर कम चलना है, इसको 25 मीटर कम चलना है। और क्योंकि ये 1 सेकंड ऑलरेडी चल चुका है, जिस समय हमने इसको छोड़ा तो 1 सेकंड ऑलरेडी चल चुका है, तो इसको 1 सेकंड भी कम चलना है। एक तो 25 मीटर कम चलना है और दूसरा 1 सेकंड भी कम चलना है। तो इसका चलने वाला जो होगा डिस्टेंस वो कितना होगा, h - 25, और समय इसको कितना लगेगा, t - 1 सेकंड का इसको समय यहां पर लगेगा, ठीक है। हम और क्या में क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि h - 25 जो है वो हाफ इंटू g इंटू t - 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और यहां से आप बोल सकते हो कि h जो है, टोटल h जो है वो हाफ इंटू GT स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि इस वाले कण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले कण को कितना लगेगा, h कवर करने में क्या बोलेगा, हाफ GT स्क्वायर, और h - 25 कवर करने में कितना लगेगा, हाफ g इंटू t - 1 का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई है, दोनों इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है और आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहां गया हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, ठीक है। क्या मिला हमें, h - 25 बराबर हाफ g t - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो h - 25 बराबर, ये 10 ले लोगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू टी स्क्वायर -2t प्लस 1, h कितना मिल गया मुझे यहाँ से, 25 प्लस 5 टी स्क्वायर -2t प्लस 1, ठीक है। और पिछली इक्वेशन से h जो मिला था मुझे हाफ GT स्क्वायर के बराबर मिला था, तो यहां से मैं हाफ GT स्क्वायर रख दूं तो हाफ इंटू g की जगह 10 रख देता हूं, t स्क्वायर बराबर 25 प्लस 5 टी स्क्वायर -10t प्लस 5, ठीक है। ये मैंने अंदर उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये 5t स्क्वायर यहाँ से बचेगा और 5t स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25 प्लस 5 -10t बराबर 0, तो 10t बराबर 30 और t बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए जनाब चलेंगे, 3 सेकेंड के लिए जनाब कितना चलेंगे, हाइट कितनी ऊंचाई चलेंगे, हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 मीटर के बराबर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही सही जवाब भी है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछा है, वैसे इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अगला देखते हैं, एक कण नियत त्वरण के साथ विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, n सेकंड बाद कण का वेग v हो जाता है, अंतिम 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी का मान ज्ञात करना है हमें, कितनी होगी, अंतिम 2 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी। तो कैसे चल रहा है कण, इस प्रकार देख लेते हैं कि यहां से चला है, ठीक है, और कुछ n सेकंड के लिए चला है, कितना सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए चला है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, तो u तो 0 है, त्वरण इसका हम a मान लेते हैं, और यहां पर इसका वेग जो है वो हो जाता है v, n सेकंड में इसका वेग कितना होता है, v। तो पहले समीकरण क्या बोलता है, पहला होगा v = u + at, है ना। हमारे पास u 0 है और a है और at का मान n है, तो कितना हो जाएगा, v = an, ठीक है। a हमें यहां से कितना मिलेगा, v/n, a कितना मिलेगा, v/n, मुझे यहां से a मिल जाएगा। चलो मिल गया ये। अगर यहां पर ये मिल गया है हमें, तो हमें क्या निकालना है, अंतिम 2 सेकंड में चली गई दूरी।
तो अंतिम 2 सेकंड मान लेते हैं, ये अंतिम 2 सेकंड है, ठीक है। अंतिम 2 सेकंड में चली गई दूरी निकालने के लिए मैं पूरी दूरी निकालूं और इस वाली दूरी को उसमें से घटा दूं तो मुझे अंतिम सेकंड में चली गई दूरी पता चल जाएगी। तो पूरी दूरी चली गई मान लेता हूं मैं s, और अंतिम से n-2 सेकंड में चली गई दूरी को मान लेता हूं s डैश, ठीक है। अगर टोटल n है तो n-2 बचेगा ना, अगर उसमें 2 हटा दे, 2 से आखिरी के 2 सेकंड हटा दे तो s किसके बराबर आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा तो हाफ ए एन स्क्वायर। टी की जगह मैंने क्या रख दिया, n, और s डैश कितने किसके बराबर आएगा, हाफ ए इंटू n-2 का स्क्वायर, क्योंकि आखिरी 2 सेकंड निकालना है तो हम ये वाली दूरी निकाल रहे हैं। और आखिरी 2 सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s में से s डैश को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए n-2 का स्क्वायर, ठीक हो। यहां से क्या क्या बचेगा, बाहर आ जाएगा, हाफ ए बाहर आ जाएगा मेरे पास, और ए एन स्क्वायर माइनस n-2, तो ये तो बाहर आ गया, ये को तो बाहर निकाल दो। n स्क्वायर माइनस n-2 तो n माइनस n+2 और n प्लस n-2, ठीक है। ये फॉर्मूले से कट जाएगा मेरे पास, ये 2 बचेगा, इधर बचेगा आपका ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा, a इंटू 2n-2 अपॉन, ये तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, 2a अंदर n-1, और a का मान अगर मैं यहाँ से रख दूँ v/n तो क्या मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, s जो मुझे दूरी मिलेगी s माइनस s डैश वो किसके बराबर होगी, 2 इंटू v/n इंटू n-1, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा सी ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी गति का समीकरण बराबर इतना है, s मीटर में तथा t सेकंड में है, तो पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करो, कितनी अधिकतम ऊंचाई वो जा सकता है, ठीक है। देखते हैं भाई, ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसकी गति का समीकरण ये है, s बराबर 490t माइनस 4.9, ठीक है, टी स्क्वायर है, जहां इसमें टी सेकंड में अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई की खूबसूरती क्या है, आपको पता है अधिकतम ऊंचाई की खूबसूरती हमने देख रखी है, वो कितनी होती है कि जो उसका v होता है, जो उसका वेग होता है वो शून्य हो जाता है, उसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है। तो अगर मुझे s और t का बीच का रिलेशन दिया हो, ऐसे t के बीच का मुझे संबंध दिया हो, तो अगर मैं इसको अवकलन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, वेग मिलता है। तो वेग निकालने के लिए इसका अवकलन कर देता हूं, इसका अवकलन क्या आएगा, 490t का 490 आएगा माइनस इसका कितना हो जाएगा 9.8t, ठीक है। आप अवकलन का एकदम पक्का कर लो, अवकलन समाकलन अपना अच्छे से पढ़ लो उसको, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी आप सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल फॉर्मूला लगा रहे हो x की पावर n-1 nx n-1 फॉर्मूला लगा के देख रहे हो यहाँ पे, तो वो आपकी स्पीड को स्लो करता है। और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो समाकलन अवकलन की। यहाँ से अगर इसको 0 रख देता हूँ, 490 बराबर 9.8t हो जाएगा, ठीक है। और t कितना आ जाएगा मुझे यहाँ से 490 बटे 9.8, जो कि मुझे t कितना दे देगा, 50 सेकंड के बराबर दे देगा, ठीक है। तो समय कितना मिल गया मुझे, 50 सेकंड समय मुझे यहाँ से मिल गया है। और इस 50 सेकंड में कितना दूरी चली गई ये निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, इस वाले समीकरण में, ये जो हमें पहला जो व्यंजक दिया हुआ था, इसके अंदर t का मान आप 50 रख दोगे तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 12,250 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व खुद से करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इसका सोल्यूशन। चलो अगला देखते हैं। एक रेखा में गति करते हुए कण के लिए विस्थापन और समय में संबंध ऐसा ऐसा दिया है, जब इसका त्वरण शून्य हो तो वेग क्या होगा, त्वरण शून्य होगा तो वेग क्या होगा। s कितना दिया है, s बराबर t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 के बराबर आपको इसका s और t का संबंध दिया है। पूछा है कि जब त्वरण शून्य हो तब वेग क्या होगा। तो पहले तो इसको 2 बार इसका अवकलन करो, तो एक बार अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, वेग, वो किसके बराबर आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 के बराबर, ठीक है। एक बार और इसका अवकलन करो, अब क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हो जाएगा त्वरण के बराबर, तो 6t माइनस 12। अब ये जब शून्य हो तो उस समय वेग क्या होगा निकालना है। तो पहले इसको शून्य कर दो, t कितना आ जाएगा यहाँ से 12/6 2 सेकेंड, 12/6 2 सेकंड का यहां पर आपको समय मिल जाएगा। तो इस t का मान अगर आप यहां पर रख दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, वेग मिल जाएगा, वो कितना होगा, v कितना दिया है हमें 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये हम निकाल चुके हैं। तो v कितना हो जाएगा, 3t की जगह पे क्या रख दोगे, समय का मान 2 आया है हमारा, माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3
v कितना आ जाएगा यहाँ से 2 4 12, 12 माइनस 24 प्लस 3, तो ये -12 प्लस 3 -9 मीटर प्रति सेकंड इसका जवाब आंसर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि सवाल आप कर पा रहे होंगे खुद से। ठीक है, ये वाला सवाल तो आपने कर ही लिया होगा 100%। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि इसकी स्थिति मूल बिंदु के समय सापेक्ष ऐसे बदल रही है। ठीक है, स्थिति मूल बिंदु से शून्य, तो इसकी चाल क्या होगी? मूल बिंदु पर पूछा है कि अगर मूल बिंदु पर यह है तो मूल बिंदु पर जब है तब इसकी चाल क्या होगी। तो मुझे समय निकालना है कि किस समय यह मूल बिंदु पर है, और मूल बिंदु पर s का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो जो इक्वेशन आपको दी है s बराबर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, इसको पहले शून्य के बराबर करो और t का मान निकालो। तो ये तो एक द्विघात समीकरण है, इसको कैसे करोगे? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो कितना आएगा? टी स्क्वायर t माइनस 3 और t माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो t बराबर 2,3, 2 सेकंड और 3 सेकंड पर ये मूल बिंदु पर होगा। 2 सेकंड और 3 सेकंड पर ये मूल बिंदु पर होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो अब आपको वेग पता करना है कि उस चाल पता करनी है कि इसकी चाल क्या होगी जब ये मूल बिंदु से निकल रहा होगा। तो इसको आप अवकलन करोगे तो ds/dt क्या देगा आपको? इसका वेग देगा। और ये क्या होगा? किसके बराबर होगा? 2t माइनस 5 के बराबर, 2t माइनस 5 के बराबर। अब t का मान 2 और 3 रख के देखना है हमें। तो क्या क्या आ जाएगा? जब आप 2 रखोगे v का मान, जब आप t का मान वो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 माइनस 5 बराबर -1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और जब आप t का मान 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 3 माइनस 5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। ये दो चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, ये आपको वेग का मान पता चल गया। किसका वेग मान पता चल गया? वेग का मान पता चल गया। तो अगर मूल बिंदु पर यह है तो t बराबर 2 सेकंड पर माइनस आ रहा है तो इधर, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड से फिर घूम के 3 मीटर, फिर घूम के जब ये वापस आ जाएगा तो यहां से आप ये इधर जा रहा होगा 1 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, t बराबर 3 सेकंड पे। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही होगी। हमसे पूछा गया है कि इसकी चाल क्या है, जब ये मूल बिंदु से निकल रहा है तो इसकी चाल क्या है? तो चाल जो होता है वो वेग का मान होता है, परिमाण होता है। तो इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण क्या होगा? दोनों तरफ आप मॉड लगा दोगे तो आपको 1 मीटर प्रति सेकंड एक आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये हो गया हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो। गति प्रारंभ होने के t समय पश्चात किसी वस्तु का विस्थापन ऐसे ऐसे दिया जाता है, कितने समय पश्चात वस्तु का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, ये एक जैसे सवाल आपको लग रहे हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने इसके अंदर डाले हैं कि आप अच्छी तरह से इन सवालों को कर लो। 15t माइनस 0.4t स्क्वायर, 15t माइनस 0.4t स्क्वायर, इससे दिया जाता है SOT का मान। कितने समय पश्चात वस्तु का वेग 7 मीटर प्रति सेकंड होगा? तो पहले वेग निकालो। वेग क्या होगा? ds/dt। तो 15 माइनस 0.8 t के बराबर होगा, और इसका मान 7 मीटर प्रति सेकंड कब होगा ये हमें निकालना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। 15 माइनस 7 जो है वो 0.8 t के बराबर होगा। ठीक है, 8 बचेगा, इधर से 0.8 बचेगा, तो t का मान 10 सेकंड आ जाएगा। तो 10 सेकंड बाद ये हमारे पास दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, ये दुर्घटना हमें हो गई, हमारा सवाल मिल गया है और हमें जवाब भी निकाल दिया है इसका। ठीक है, अगले देखो 12। गति प्रारंभ होने के बाद किसी समय t पर कण का विस्थापन ऐसे दिया जाता है, वस्तु का वेग कितने समय पश्चात शून्य हो जाएगा? कितने समय पश्चात वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? s जो है वो 10t माइनस 1/2, ये क्या गड़बड़ है? 1/2 इंटू 0.2t स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा है इसको? ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर। 1/2 भी लिखा है, उधर 0.2 भी लिखा है, डायरेक्ट 0.1 ही लिख देते हैं उसको। चलो देखते हैं, हम देखते हैं ds/dt करते हैं। 10 माइनस 0.2t बराबर 0 के बराबर होगा, तो 10 किसके बराबर होगा? 0.2t के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप 0.1 कर लो, बेवकूफ़ी करी है इन्होंने क्वेश्चन में। तो t कितना हो जाएगा? 10/0.2 यानी कि 50 सेकंड के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण का विस्थापन समय के घन के समानुपाती है, तो कण का त्वरण किसके समानुपाती होगा? आपको बोला है कि विस्थापन जो है वो इसके क्यूब के समानुपाती है। ठीक है, तो त्वरण कितना होगा? तो एक बार इसको अवकलन कर दो, कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर। ठीक है, ये t स्क्वायर के समानुपाती आया, और एक बार और इसका अवकलन करोगे तो किसके बराबर आएगा? एक बार और कर दोगे तो क्या किसके बराबर आएगा? 4t, तो t के समानुपाती आएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x अक्ष के अनुदिश गति कर रहे एक कण का वेग v बराबर x² प्लस x से दिया जाता है। v बराबर x² प्लस x से दिया जाता है। ठीक है,
जहां v मीटर प्रति x मीटर, x बराबर 2 मीटर से जब गुजरता है इसका त्वरण कितना होगा। x बराबर 2 मीटर पे हमें त्वरण बता रहा है, सीधी सीधी बात है, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। हम जानते हैं कि त्वरण देने का एक फॉर्मूला होता है, त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम a बराबर v dv/dx से जानते हैं, v dv/dx से हम जानते हैं। ठीक है, अब ये dv/dx चाहिए मुझे, अगर ये dv/dx मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां से निकाल लो, इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो dv/dx कितना हो जाएगा 2x + 1, यहां मान रख दो। v कितना है, v कितना दिया है आपको x² + x, और dv/dx कितना आया है आपका 2x + 1। यहां पर x का मान क्या रख दोगे आप, x बराबर 2 पे निकालना है ना, तो x का मान 2 रख दोगे, 2² + 2, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा 4 + 2 6, 6 और + 5 5 बन जाए 30, 30 इसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर होगा आपका 30 जो होगा वो सही होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 बाइक A तथा B एक बिंदु से गति प्रारंभ करती हैं। ठीक है, A 40 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति कर रही है तथा B विराम से प्रारंभ होते हुए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करती है। यदि B t बराबर 0 पर गति प्रारंभ करती है और उसी बिंदु से t बराबर 10 सेकंड पर गति प्रारंभ करती है, ठीक है, A ने इस पर गति प्रारंभ की है, तो यात्रा का वह समय जिसमें A B से आगे होगी वो हमें बताना है। तो क्या कह रहा है ये कि 2 बाइक A B एक बिंदु से गति प्रारंभ करती हैं। मान लेते हैं हम इस बिंदु से गति प्रारंभ करती हैं, ठीक है, ये बिंदु से गति प्रारंभ कर रही हैं। A 40 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गति करता है और B विराम से प्रारंभ करते हुए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करता है। ठीक है, अब B की बात पहले कर लेते हैं। तो B जो है, B चलना शुरू हुआ है यहाँ से, इसका वेग 0 है और त्वरण जो है वो कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा अब आपने बोला है कि A भी यहीं से शुरू करेगा लेकिन 10 सेकंड बाद शुरू करेगा, A भी यहीं से शुरू करेगा लेकिन 10 सेकंड बाद शुरू करेगा, और आपसे पूछा है क्या A कभी B को पकड़ पाएगा या B तक पहुंच पाएगा। इसका मतलब यह है कि समान दूरी तय करनी पड़ेगी दोनों को। अगर ये दोनों कहीं किसी ना किसी क्षण पे एक समान दूरी तय कर लेते हैं इस बिंदु से तो ये दोनों मिल पाएंगे, नहीं तो ये दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो हमें वही समय पता करना है कि किस समय पे मिल पाएंगे। हम मान लेते हैं कि यहां पर मिल रहे हैं, हम ये कहीं यहां पर मिल रहे हैं, तो ये यहां से यहां तक B पहुंच जाएगा और B को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको लगेगा t समय। कितना मान लेते हैं हम, किसको समय कितना लगा, t समय इसको लगा। ठीक है, अब ये t समय जो होगा, इस t समय में तय की गई दूरी कितनी होगी B द्वारा, तो B द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो ut + ½ AT² के बराबर आएगी। u तो 0 है इसलिए SB बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ½ AT²। A कितना है मेरे पास 2 और ये t², तो t² के बराबर दूरी हमारे पास यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं A की। A भी यहीं से निकला है, A भी यहीं से निकला है और 40 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। A की बात करते हैं तो A का वेग कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये 40 मीटर प्रति सेकंड से इसको चलना है, लेकिन कितना चलना है, इसको ये जो दूरी है ये टोटल दूरी तय करनी है t-10 सेकंड में, क्योंकि ये इससे 10 सेकंड बाद निकला है बाहर, ये 10 सेकंड बाद इससे बाहर निकला है, तो 10 सेकंड बाद इसको दूरी तय कर 10 सेकंड से कम समय में, t से 10 सेकंड कम समय में इसको वो दूरी तय करनी है। तो SA कितना होगा, SA जो होगा वो u × t के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर त्वरण 0 है, तो 40 × t-10। अब अगर इनको मिलना है तो ये दोनों दूरी बराबर होनी पड़ेगी, तभी ये मिल पाएंगे। तो इन दोनों दूरियों को बराबर कर दो, तो कितना आएगा, t² जो है वो 40 × t-10 के बराबर, ये 2 क्यों किया मैंने, यहाँ पर 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, 10 सेकंड बाद निकला है तो 10 सेकंड यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको हम मिटा के फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम कर लेते हैं। 10 सेकंड और ये भी t-10 सेकंड के बराबर आएगा। आप इसको देखो, एक द्विघात समीकरण हमारे पास बनता हुआ दिख रहा है, t² -40t + 400 बराबर 0। इसका d अगर चेक करते हैं हम तो किसके बराबर आएगा, b² - 4ac, और b कितना है मेरे पास 1600 - 4 × 1 × 400 × 400, तो ये कितना आ जाएगा 1600 - 1600, ये आ रहा है 0 के बराबर। क्या है, सच में 0 के बराबर आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि 0 के बराबर आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं, 0 के बराबर आ रहा है तो ये हमसे सॉल्व होना चाहिए बिल्कुल। तो t² -40t + 400 बराबर 0, तो t-20 का स्क्वायर बन रहा है ये, और t जो है वो 20 के बराबर आ जाएगा। 20 सेकंड के अंदर ये इसको पकड़ लेना चाहिए। t 20 सेकंड के अंदर
इसके बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि हमसे पूछा क्या गया है इसके अंदर कि ए बी के आगे होगी, ए बी के आगे निकल सकती है क्या? क्या बाइक ए बाइक बी के आगे निकल सकती है क्या? आगे तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन ये 20 सेकंड में इसको बिल्कुल बराबर पहुंच जाएगी, क्योंकि बी के पास त्वरण है अभी भी, तो उसका वेग बढ़ जाएगा और वो इससे फिर से आगे निकल जाएगी। लेकिन टी बराबर 20 सेकंड पर ये मिलेंगी जरूर एक बार। तो डी हमारा जो आंसर है ऑप्शन है ए, कभी बी से आगे नहीं होगी, मिलेगी जरूर, बराबर बिल्कुल पहुंच जाएंगे दोनों, लेकिन आगे कभी नहीं निकल पाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 मीटर ऊंची मीनार पर खड़ा एक व्यक्ति एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 2 सेकंड के बाद वह दूसरी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकता है। दोनों गेंद जमीन पर एक साथ टकराती हैं। ठीक है, हमें दिया है कि दोनों गेंद एक साथ टकराती हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास मीनार है। ठीक है, हम 2 मीनार बना लेते हैं इसको अलग अलग। ठीक है, इसको बोलते हैं 40 मीटर, ये एक ही मीनार है जिसको मैंने अलग अलग दिखाया है। ये भी 40 मीटर का इसकी ऊंचाई है, चलो अच्छी बात है। 10 मीटर से ऊपर फेंक रहा है एक को, यहां से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका है इसने, और दूसरी को मान लेते हैं किसी वेग u से ऊपर की तरफ फेंका है। हमने मान लिया, अभी हमें नहीं दिया हुआ है 2 सेकंड क्या कितना है। 2 सेकंड के बाद दूसरी गेंद को फेंक रहा है, तो इस गेंद को फेंकने और इस गेंद को फेंकने के बीच में अंतराल कितना है? 2 सेकंड। तो ये अगर t सेकंड के लिए कार्यरत है, ये अगर t सेकंड का काम करेगा, तो ये t-2 सेकंड के अंदर वही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 सेकंड के बाद हमने फेंका है। ठीक है, एक साथ जमीन पर टकराती है, ये टकराती कितनी देर में है? एक साथ जमीन पर टकराती हैं। तो इसका मतलब ये हो कि ये t चल रहा है तो उसको t-2 चलना पड़ेगा, तभी एक साथ जमीन पर टकरा सकती हैं। तो अब क्या पूछा जाता है? पहले पहली गेंद 4 सेकंड के बाद जमीन पर टकराती है, पहली गेंद का निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहली गेंद के लिए आप बोलोगे -40 बराबर 10t -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं, ये आपको अभी तक आ जाना चाहिए, अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो पहले के लेक्चर फिर से देखो। -40 बराबर 10t -5t स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ये प्लस, तो 5t स्क्वायर -40 5t स्क्वायर -10t प्लस 40 बराबर 0। कॉमन आ रहा है कुछ इसके अंदर, टी स्क्वायर -2t प्लस 8 बराबर 0। तो टी स्क्वायर -4t -4t प्लस 2t प्लस 8 कुछ बराबर 0। ये मैंने गड़बड़ की, कहीं पे माइनस आएगा, यहाँ पे ये -40 आएगा, -40 आएगा, -40 आएगा। डेट हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल डेट हटा दो आप यहाँ से। ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा? t-4 और t+2। तो यहाँ से समय का मान क्या मिल जाएगा मुझे? 4 सेकंड। तो हाँ, ये 4 सेकंड बाद नीचे टकराने वाली है, ये गेंद 4 सेकंड के बाद नीचे टकराने वाली है, ये तो हमें पता चल गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो चुका है। इसके अंदर दूसरी गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये नीचे फेंकी जाती है, ऐसा आपको बताया गया। तो अब आप जानते हो कि ये अगर 4 सेकंड चली है, ये 4 सेकंड चली है, तो जो दूसरी गेंद है उसको 2 सेकंड चलने का ही समय मिलेगा। अब 2 सेकंड चलने के समय में वो कितने वेग से फेंकनी पड़ेगी हमें, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें चीज मिल गई है। तो इसका समय कितना हो गया? ये 2 सेकंड के लिए चलेगी। कितने सेकंड की चलेगी? ये 4 सेकंड के लिए चलेगी और ये 2 सेकंड के लिए चलेगी। तो 2 सेकंड के लिए आप मान निकाल लो। यहाँ पे किस प्रकार से आप मान निकाल पाओगे? आप रखोगे, आपको चाहिए नया पेज, आप रखोगे -40 बराबर u का मान हमें निकालना है, t की जगह पे हम 2 रख देंगे, -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? -40 बराबर 2u, 5 चौक 20। ठीक है, माइनस इधर जाओगे तो -20 बराबर 2u, u आ जाएगा आपके पास -10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको नीचे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकना पड़ेगा, ना कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप फेंकते हो उसको तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है इसके अंदर वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसके अंदर गलत है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर गलत है। अगला देखो, पहली गेंद द्वारा तय की गई दूरी दूसरी गेंद से 10 मीटर अधिक है।
जो पहली गेंद है वो हालांकि सही बात है कि वो 10 मीटर वो ज़्यादा चलेगी, लेकिन कितना ज़्यादा चलेगी हमें पता करना है। ऑप्शन में दिया है कि 10 मीटर अधिक चलेगी, 10 मीटर अधिक चलेगी कि नहीं चलेगी हम जानते हैं। तो आप जानते हो कि ये दोनों आई तो नीचे ही है, -40 मीटर का विस्थापन ही इसके अंदर हुआ है, तो अधिक जो दूरी चल रही है, अब इसको हम सही कर लेते हैं, ये नीचे की तरफ फेंकी गई है, किससे? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की तरफ फेंकी गई है, ठीक है। तो अधिक दूरी जो चल रही है, ऊपर जाके नीचे आने वाली अधिक दूरी है। इस अधिक दूरी को चलने का, इस अधिक दूरी को निकालने का तरीका क्या है कि अधिकतम ऊंचाई निकाल लो, उसको डबल कर दो। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी इसकी? u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। इसको डबल कर दो तो 2u स्क्वायर बाय 2g होगी, इतनी दूरी चलेगा। तो इसको कर लो 2 इंटू कितना होगा? 10 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 मीटर जो है इसकी अधिक दूरी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों गेंद जमीन पर समान वेग से टकराती हैं, दोनों जमीन पर समान वेग से ही टकराएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहां पर जब ये नीचे आएगी तो इसका वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका वेग तो हम निकाल चुके हैं, यहां से 10 मीटर प्रति सेकंड के नीचे के वेग से फेंकी गई है, तो जमीन पर टकराने पर भी इनका वेग जो होगा वो समान ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके अंदर ए, सी और डी तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ है क्या? नहीं, खत्म हो गया है। तो ये थी हमारे आज का होमवर्क नंबर 6, जिसके अंदर मिक्स सवाल जो भी हमने अभी तक पढ़ा है गति के अंदर, उसको हमने रखा था। अब इसको गतिकी को हम यहीं पर विराम देते हैं, मतलब सरल रेखा में गति को, हम गतिकी को विराम नहीं दे रहे हैं अभी, सरल रेखा में जो गति हमने पढ़ा है उसको हम यहीं विराम देते हैं। और अब आगे चलते हैं, हम शुरू करेंगे आगे अब से समतल में गति। और समतल में गति का एक बहुत ही स्पेशल केस जिसको हम प्रक्षेप गति बोलते हैं, प्रक्षेप गति के नाम से इसको प्यार से आप जानते हैं, उसको हम समझेंगे उसमें कैसे केस बनते हैं। तो अगले लेक्चर से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही कहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।